Hello students, I welcome you all in Doubtcut class and today we are going to study the first chapter of CBSE class 10th, Chemical Reactions and Equations. So what we are going to cover in this chapter, just take a look of that. Topics to be covered: chemical reactions and equation, balanced and unbalanced chemical equation, types of chemical reactions, oxidation and reduction, corrosion एंड रेंसिडिटी। ये जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर के अंदर अपने कवर करेंगे। सब टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं, क्या रिएक्शंस होती है, क्या बैलेंस्ड जो रिएक्शंस होती हैं, क्या अनबैलेंस्ड होती हैं, इन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे। सो बिफोर वी गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्या आपने कभी केमिकल रिएक्शंस को होते हुए देखा है? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि ये केमिकल रिएक्शन है? आपने कुछ रिएक्शंस आपने ऐसी देखी होगी बट आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा कि ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अपने घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होती हैं, तो उनके बारे में भी अपने स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, सबसे पहले अपनी ये डिस्कस करते हैं, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस है वो हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें कैसे, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो अपने देख पाते हैं बट अपनों ने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। क्या केमिकल रिएक्शंस आर कॉमन इन डेली लाइफ बट यू मे नॉट रिकग्नाइज देम। लुक फॉर साइंस ऑफ रिएक्शन। इन रिएक्शंस के क्या साइन होते हैं, कैसे अपने इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगी आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में रखनी होगी जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे आप देखते हो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गैस का प्रोडक्शन होता है, गैस लिबरेट होती है जब कई बार केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और प्रेसिपिटेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि एक जो सॉल्यूशन से कोई भी चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसको अपने प्रेसिपिटेंट बोलते हैं। तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस का एक पार्ट है। कुछ एग्जांपल अपने जो डेली लाइफ में आपने रोज़ाना की ज़िंदगी में आप देखते हो वो है कि सिंपल जो एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे रिएक्शंस इंक्लूड डाइजेशन है, वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बर्न करना, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। कुकिंग है वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। इसके अलावा आपने देखी होगी, सबसे जो बेसिक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ वो ये है, आपने देखा होगा आपके घर पे टी बनाते हैं, तो टी बनाने का जो प्रोसेसर है वो कैसा है। जो टी के लिए अपने जो वाटर लेते हैं उसमें मिल्क पोर करते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं, उसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाला जाता है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास में आता है वो टी आता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके घर पे आपके जो मम्मी हैं या कोई और हैं वो कर्ड बनाते हैं। तो कर्ड बनाने के लिए पहले मिल्क को क्या किया जाता है, ल्यूक वार्म किया जाता है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा लस्सी या कर्ड जो होता है वो डाला जाता है और सुबह अपने देखते हैं कि वो कन्वर्ट होकर बिल्कुल कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो ल्यूक वार्म मिल्क होता है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो अपने सराउंडिंग में होती है, बट आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रियलाइज़ करने लगोगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, बट अभी तक हो सकता है कि आपने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया होगा। तो अब अपने को एक जो बेसिक साइंटिफिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, वो अपने स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज। अब यहाँ पे देखिए कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज का मतलब जिसको रिएक्ट करने वाले जितनी भी सब्सटेंसेज होते हैं उनको बोला जाता है। अंडरगो अ केमिकल चेंज, उनके अंदर एक केमिकल चेंज होता है। टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़, और वो सारे मिलकर जब एक नया प्रोडक्ट यानी नया सब्सटेंस मिलाते हैं, बनाते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी इन द सेंस उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। किनसे, जिन सब्सटेंसेस ने रिएक्ट करके उसको बनाया उनसे। और इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब सब्सटेंसेस हैं वो क्या है, केमिकल एलिमेंट भी हो सकते हैं,
या कंपाउंड भी हो सकते हैं। आई होप कि एलिमेंट और कंपाउंड आप ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो, तो आपको पता है कि क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो बेसिक डेफिनेशन जब से आपसे पूछी जाए कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances undergo a chemical change to produce new substances with entirely new properties are known as chemical reactions। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले अपने बात की कि सबसे पहले अपनों ने जब टी बनाया तो टी में अपनों ने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए थे, उसमें अंदर मिल्क लिया था, उसके अंदर पानी लिया था और उसके अंदर टी ग्रेन्यूल्स डाले थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बट फाइनल प्रोडक्ट था उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल अलग थी। ऐसे ही आपने जो मिल्क लिया था ल्यूक वार्म, उसके अंदर जो कर्ड डाल के आपने बिल्कुल कर्ड बनाया, तो कर्ड की जो प्रॉपर्टी अलग है, मिल्क की प्रॉपर्टी अलग थी। इस तरीके से केमिकल चेंज के थ्रू जब अपने पास में कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है उन रिएक्टेंट से। अब रिएक्टेंट भी क्या होता है इसके बारे में अपनी स्टडी करेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, बट पहले आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। इस प्रोसेस को अपने केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कंपाउंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया है कि केमिकल रिएक्शन का क्या एग्जांपल होता है। मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज़ कर रहा था, जैसे रिएक्टेंट यूज़ कर रहा था, प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। अब वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते क्या हैं उनके बारे में अपने स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिएक्ट किसने किया, हाइड्रोजन ने किया। हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है। ये जो रिएक्ट करने वाले होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। और इसके बाद ये जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। अब यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को दिखाया कैसे जाता है, देखिए जो रिएक्टेंट होते हैं वो जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके बीच में ये प्लस का साइन रखा जाता है। उसके बाद जैसे ही रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये एरो लगाया जाता है ऐसे, और एरो के राइट हैंड साइड पे क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखे जाता है, और एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। तो ये पूरी एक केमिकल रिएक्शन बताने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे अपने पास में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने मिलकर अपने को वाटर एक जो दिया है, यहाँ पे इस तरीके से अपने को पता चल सकता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने क्या है कि आपके जो NCERT के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। अब देखिए रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है। इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोगों को इसको ध्यान से स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपने मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे जो स्मॉल एस दिखाया गया है इसका मतलब है ये सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे O2 जो कि प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर वो कि गैसियस फॉर्म में है। अगर मैग्नीशियम का O2 के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास में MgO बनता है, और ये MgO किस फॉर्म में आपको रिसीव होता है, ये वाइट पाउडर के रूप में आपको मिलता है। किस में मिलता है, ये वाइट पाउडर के रूप में मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे पूछा जा सकता है द बर्न कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया जाता है तो आपको क्या रिसीव होता है और किस फॉर्म में रिसीव होता है। तो आपको लिखना है कि अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो वाइट पाउडर के रूप में मिलता है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फाउंड इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि देखिए कलर चेंज हुआ है। अपनों ने यहाँ पे स्टडी किया था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है।
स्टेट चेंज होती है। स्टेट का मतलब यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे Mg, अब अपने को यहाँ पे जो हुआ है वो सॉलिड, पूरा सॉलिड हुआ है। कभी अपने को यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिसीव होता है वो दूसरे स्टेट में भी मिल सकता है, अपने को लिक्विड में मिल सकता है, गैस में मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो अगर वो भी चेंजेस होते हैं तब भी वो केमिकल रिएक्शंस के पार्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, एक आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे Mg के अंदर अगर लास्ट की आप शेल की बात करो तो इस शेल के अंदर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इनको ऑक्टेट पूरा करना रहता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये स्टेबल होते हैं। इनका जो अगर आप बात किया जाए तो इसका आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2। तो इसको क्या चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में देखिए आउटर मोस्ट सेल के अंदर 6 हैं, इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 डोनेट करना आसान है इसके लिए 2 रिसीव करना आसान है। जब डोनेट करते हैं तो प्लस का साइन आता है और जब रिसीव करते हैं तो माइनस का साइन आता है। और ऐसे जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो इसको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बॉन्ड बना, तो आपको आंसर करना है कि आयनिक बॉन्ड बना था। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपको लेबोरेटरी में करने के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो अपने को कंबशन ऑफ मैग्नीशियम ये पूछा जा सकता है। कंबशन का मतलब मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी चीज़ को बर्न करना ही कंबशन कहलाता है। जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2। यहाँ पे एयर के अंदर जो O2 होती है उसके साथ में प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम यहाँ पे O2 के साथ जब बर्न किया जाता है तो अपने को क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे देख लीजिए आपके पास में वाइट पाउडर के रूप में ये मिलता है। यहाँ पे आप ऐसे वॉच ग्लास के अंदर इसको कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और किस फॉर्म में बनता है, वाइट पाउडर के रूप में। तो ये आप याद रख लेना इसको। एक और अपनी स्टडी करते हैं जो आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट PbNO3 के बीच में, और ये इसका सॉल्यूशन है, और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। दूसरी जो रिएक्शन है वो आपसे पूछी जा सकती है कि अगर लेड नाइट्रेट के बीच में और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, अगेन किस फॉर्म में अपने को वो रिसीव होता है। तो यहाँ पे देखिए, द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन कंटेन्स पार्टिकल आयंस ऑफ लेड, इसके अंदर लेड के पार्ट हैं, एंड द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन कंटेन्स द पार्टिकल ऑफ आयोडाइड, आयोडाइड के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। व्हेन द सॉल्यूशन मिक्स द लेड पार्टिकल्स एंड आयोडाइड पार्टिकल्स कंबाइन। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके बारे में अपने आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखें कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे ये अपने रिएक्शन को देखिए, ये रहा लेड नाइट्रेट और ये रहा पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। तो ये क्या है कि यहाँ पे PbI2 यानी अपने को लेड आयोडाइड मिला और पोटेशियम नाइट्रेट मिला। अब ये लेड आयोडाइड किस फॉर्म कौन से कलर में मिला है अपने को, ये मिला है येलो कलर के अंदर, इसलिए मैंने इसको येलो दिखाया ताकि आपको याद रह जाए। तो पार्टिकल्स कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड इन्होंने बनाया है जो कि है येलो सॉलिड कोल्ड लेड आयोडाइड। इसको लेड आयोडाइड, और किस कलर में है ये याद रखना है, येलो कलर के मिलते हैं, और वाइट कलर के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट और जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है। तो आपको लिखना है कि लेड आयोडाइड है वो हमें येलो कलर के अंदर रिसीव होता है और पोटेशियम नाइट्रेट है वो वाइट कलर के अंदर होता है। इसको अगर आप लेबोरेटरी में करते हो तो देखिए किस टाइप का आपका रिएक्शन आपके लिए रहेगा। ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो येलो कलर का है वो क्या है, ये है लेड आयोडाइड, और वाइट कलर का जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब अपने एक और बात करते हैं, एक और रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड Zn and H2SO4। अब यहाँ पे भी क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बारे में भी अपने आगे स्टडी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, कौन सी रिएक्शंस होती है, किस टाइप की रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। बट फॉर द टाइम भी अपने ये स्टडी कर लेते हैं कि जिंक और H2SO4 की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है और उसको कैसे अपने टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पूछा जाता है क्योंकि इसके अंदर H2 लिबरेट होती है, और H2 लिबरेट होने का क्या टेस्ट होता है, कैसे पता चलता है कि H2 लिबरेट हुई है, उसको भी अपने स्टडी करेंगे। तो जब जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो अपने पास में क्या लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट और जिंक सल्फेट बनता है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक नॉन मेटल है, वो मेटल को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। यू कैन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अब आपसे पूछा जाए कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन गैस का कौन सा टेस्ट होता है, अपने को कैसे पता चलिए कि हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हुई है, कैसे आप बताओगे। तो आपको ये प्रोसेस बताना है कि हाइड्रोजन गैस बाय पुटिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर, एक बर्निंग स्प्लिंटर ले सकते हो या कैंडल ले सकते हो, नियर द गैस स्प्लिंटर विल गिव आउट अ पॉपिंग साउंड। एक पॉपिंग साउंड जो मिनी एक्सप्लोजन होता है वो निकलती है। अगर ये पॉपिंग साउंड हो रहा है तो आप समझ जाना कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को देख लीजिए, Zn ने H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया एज ए रिएक्टेंट। यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे Zn जिंक रिएक्टेंट है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट है, और उन्होंने जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में बनाया। एक्वस फॉर्म का मतलब सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, वो क्या है कि जिसके अंदर वाटर अवेलेबल रहता है, और एक यहाँ पे अपने पास में H2 लिबरेट हुई है। अब इसको अगर आप लेबोरेटरी में करवाओगे तो आप किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, देख लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो गैस निकल रही है, यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लाई जा रही है, तो पॉपिंग साउंड, यहाँ पे साउंड आता है, और एक साउंड के साथ में यहाँ पे आपको एक मिनी एक्सप्लोजन होगा, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हुई है। तो इस रिएक्शन को याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अपनों ने क्या है कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक केमिकल चेंज होता है उनके अंदर, और फिर एक नया प्रोडक्ट, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट होते हैं वो कम्प्लीटली एंटायरली उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, और इस प्रोसेस को ही अपने क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस अपनों ने कुछ स्टडी की जो आपके एनसीईआरटी के अंदर ही है। और अब अपनी बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula, wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities are on the right hand side। ये ऑलरेडी अपने एक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूला या उसके सिंबल्स के थ्रू दिखाना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सबसे पहले जो इक्वेशन डायग्राम की थी वो जीन बेंगविन ने 1615 के अंदर की थी, और जो रिएक्टेंट होते हैं मैंने आपको बताया था कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रखे जाते हैं, और प्रोडक्ट होते हैं वो एरो के राइट हैंड साइड पे रखे जाते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है इसके भी कुछ रूल होते हैं, तो मैं आपके साथ में कुछ रूल डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी रूल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि क्या रूल होते हैं। इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट। ये ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टेंट होते हैं वो एरो के लेफ्ट में लिखे जाते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट, और प्रोडक्ट होता है वो राइट साइड में लिखा जाता है। द कोफिशिएंट नेक्स्ट टू द सिंबल्स। अब यहाँ पे देखिए ये एक टर्मिनोलॉजीज आई है जो आगे में स्लाइड आएगी उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। सिंबल्स ऑफ एंटिटी इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस और यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। ये कोफिशिएंट होते हैं, ये क्या बताते हैं कि कितने मोल किसी भी जो
यहाँ पे सब्सटेंस लिए हैं उसके कितने मोल उस रिएक्शन के अंदर यूज़ किए गए हैं वो अपने को पता चल जाता है। द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो, ऑलरेडी अपने बात कर चुके हैं। यूजुअली रेड अलाउड एज ए यील्ड, इसको पढ़ा जाता है। केमिकल इक्वेशंस शुड कंटेन इंफॉर्मेशन, आपको साथ में इंफॉर्मेशन भी लिखनी होती है, जैसे कि स्टेट प्रॉपर्टीज़। वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको स्टेट प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, एक्वस हो सकता है, गैसियस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। इन सब के क्या है कि अगर आपको लगता है डिजोल्व इन वाटर तो AQ एक्वस लिखा जाता है, सॉलिड हो तो S, लिक्विड हो तो L लिखा जाता है और गैसियस हो तो G लिखा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो कैसे दिखती है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको क्या है कि समझ में आ जाएगी अभी। ये रिएक्टेंट्स इस तरफ है, प्रोडक्ट इस तरफ है, ये एरो है यहाँ पे थोड़ा छोटा रह गया है, ये आप देख लेना। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखे गए हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, जो राइट हैंड साइड पे आए हैं उनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 6 O2 यूज किया गया, इसका मतलब 6 मोल हैं O2 के यूज़ किए गए हैं। इसको अपने कोफिशिएंट बोला जाता है। और नीचे जो इनके पैरों में लिखा जाता है उसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये चीज़ सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा जाता है और जो इनके जस्ट आगे लिखा जाता है उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये चीज़ ध्यान में रखना आप। अब एक टर्मिनोलॉजी ये आती है कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। इन केमिस्ट्री अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रादर देन केमिकल फॉर्मूला। अपन ने बात की थी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि फॉर्मूला या सिंबल के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी चीज़ का जो सिंबल या उसका फॉर्मूला के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगा केमिकल रिएक्शन का, उसको केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, अपने क्या है कि केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ना ही उनका सिंबल यूज़ करते हैं, सिर्फ उनका नेम यूज़ करते हैं और नेम के थ्रू जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस बताई जाती है उसको वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो हो गई एक केमिकल इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे H2 और O2 गैसेस फॉर्म में H2O बना रहे हैं। अगर आप इसको वर्ड इक्वेशन में लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, स्टीम और वाटर लिख सकते हो आप इसको। तो वर्ड इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती हैं। स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पे अनबैलेंस से अपने को समझ में आ रहा है कि जो कि बैलेंस में नहीं है, जिनके कि जो मोल्स हैं एटम के वो क्या है कि इक्वल नंबर पे नहीं है, उनको अपने क्या है अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। A chemical equation is expressed in symbol and formula such that the number of atoms of different element towards the side of reactant is not equal to the number of atoms of different elements towards the side of product is called skeletal or unbalanced equation। अब इसको समझने के लिए मैं क्या है कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे ये बोल रहा है कि कैसे कोई भी जो वर्ड इक्वेशन होती है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो कैसे होती है। अब यहाँ पे देखिए स्केलेटल या अनबैलेंस्ड कैसे है। ये देखिए ये क्या है, ये अपने को पता है रिएक्टेंट्स है, ये अपने को पता है प्रोडक्ट है। अब ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट जितने एटम्स रिएक्टेंट के हैं उतने ही एटम्स किसके होने चाहिए, प्रोडक्ट के होने चाहिए। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स, यानी एक है तो अगर यहाँ पे Fe एक यूज़ किया है तो इधर प्रोडक्ट साइड पे भी एक होना चाहिए। इधर यहाँ पे O अगर एक यूज़ किया है तो उधर भी एक होना चाहिए। अगर कार्बन यहाँ पे एक यूज़ किया है तो उधर भी एक होना चाहिए। 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है सो ऑन, ऐसे आप कर सकते हो। तो अपने अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो अपने को क्या है कि इसको पहले देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड पे अपने को गिनने पड़ेंगे कितने एटम्स हैं और अपने को प्रोडक्ट साइड पे भी गिनने पड़ेंगे। अगर दोनों मैच खाते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, अगर दोनों मैच नहीं खाते हैं तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो Fe देखिए कहाँ कितना है, यहाँ पे आपको क्या है कि ये मल्टीप्लाई करना रहता है, 2 × 2 4, यहाँ पे 4 Fe है बट यहाँ पे Fe प्रोडक्ट साइड पे 1 है। यहाँ पे 2 × 3 6, यहाँ पे O है बट यहाँ पे O 6 है, तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। एक भी अगर अनबैलेंस्ड होता है तो उस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन ही माना जाएगा।
पूरे सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, तभी ये बैलेंस्ड इक्वेशन मानी जाती है। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। बैलेंस का मतलब रिएक्टेंट साइड के एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों इक्वल नंबर में होने चाहिए, उनका मास भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी चीज़, ना तो मास है वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें के अंदर कोई भी मास है वो क्या है कि ना तो क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा होगा, और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड पे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने। यहाँ पे देखिए CH4 2O2 ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये CO2 और 2H2O ये प्रोडक्ट्स हो गए। तो यहाँ पे अपने पास में C देखिए एक है, और तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे H4 है तो यहाँ पे भी 2 × 2 4 है, और यहाँ पे O 2 × 2 4, तो यहाँ पे भी देखिए 2 × 2 4। तो इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्या है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इनके है कि डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब आपका जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो ये है कि किसी भी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको अपने बैलेंस्ड कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने केमिकल इक्वेशन है वो आपको दी है। इस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। सबसे पहले अपने ये अभी जो प्रोसेस की थी वैसे ही करके देखते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये अपने पास में प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए Fe अपने पास में कितना है? Fe इस साइड पे अपने पास में 1 है, और इस साइड पे Fe कितना है? 3 है। यहाँ पे S देखिए 2 है, और यहाँ पे H अपने पास में 2 है, तो ये तो बिल्कुल सही है। O देखिए यहाँ पे O अपने पास में क्या है? 1 है, और यहाँ पे जो O है वो 4 है। तो अब अपने पास में क्या है कि यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे O भी अपने पास में कम है, Fe भी कम है रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ पे S2 है वो बिल्कुल लेवल में है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस रिएक्शन को अनबैलेंस्ड बोला जाता है। अब अपना टास्क क्या है? अपना टास्क है कि इसको बैलेंस्ड कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले को अपने को Fe3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या चाहिए कि 3Fe ही चाहिए। तो Fe के सामने आप क्या रख दोगे? 3 रख दोगे। अगर आप यहाँ पे 3 रख देते हो तो इधर भी Fe3 हो गया और इधर भी 3 हो गया, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे H कितने हैं? 2 2, ये बैलेंस्ड है ही। अब अपने पास में यहाँ पे O है वो 4 है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे अपने पास में 1 है। तो इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो ये क्या हो गया? O यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो गया। बट अब के देखिए H2 आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर आप H को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ से 2 से, तो H यहाँ पे 8 हो गया है अभी, और यहाँ पे H क्या है? अपने पास में 2 है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको? बैलेंस करने के लिए 4 लगाना पड़ेगा। आप थोड़ा देख लेना ये क्या है कि यहाँ पे, तो इस तरीके से फाइनल जो आएगी क्या आएगी? 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2, ये क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। यही एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, क्यों लिया। आपको क्या है कि इसको बैलेंस करना रहता है। इनके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, दोनों साइड पे आपको बैलेंस करने हैं। भले ही चाहिए आप कितने एटम ले रहे हो, दोनों सेम होने चाहिए, ये मैटर नहीं करता है। दिस इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड। अब अपने क्या है कि अपनों ने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर ली है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर ली है, और कैसे केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस किया जाता है ये भी अपने स्टडी कर चुके हैं। अब इस चैप्टर के अंदर अपने स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं,
कैसे होती हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो अपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अपने पास में देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देर आर द 5 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस भी बोला जाता है। डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसको सिंगल कुछ लोग रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट और कंबशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बर्न जो होता है उसको बोला जाता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन क्या होता है, इनको अपने अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल दे के बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन यानी सिंथेसिस, किसी भी यहाँ पे देखिए कोई भी दो जो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पे सिंगल, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ए और बी अल्फ़ाबेट मिले और ए बी बनाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया। आपके पास में 3 वर्ड्स दे दिए जाए, आपको अलग अलग एक लेटर दिया जाए, एक ऐसा मान लीजिए आई दिया जाता है, एक लव दिया जाता है और एक यू दिया जाता है, तो फाइनल आपका क्या बनेगा, आई लव यू। तो ये क्या आई लव यू क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट है। आई लव और यू अलग अलग हैं, वो क्या है आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो ये कंबाइंड होके क्या बनाया उन्होंने, आई लव यू बनाया। तो ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है एक कंपाउंड होता है वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो मैं आपको बोलूँ कि 20 को आपको सिंपलर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो आप क्या बोलोगे 10 + 10। इसको आपने ब्रेक करके आप 2 तरीके से हुए तो ये 20, पर इसका डीकम्पोजिशन हो गया, तो इसको डीकम्पोजिशन बोला जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कोई भी चीज़, कई बार क्या होता है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या है, रिप्लेस कर देता है। इसमें आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे देखिए बी की जो गर्लफ्रेंड है वो सी है। अब क्या है कि ए उनका एक दोस्त है, वो उनको मिलता है, फिर क्या है कि सी उनसे जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो बी को छोड़कर ए के साथ में हो जाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसको अपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, अपनी जो गर्लफ्रेंड है आपस में चेंज कर लेते हैं, ए की गर्लफ्रेंड बी है, यहाँ पे सी की गर्लफ्रेंड डी है, ए की डी को रख लेता है और बी सी को रख लेता है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। ये अपने समझाने के लिए मैं आपको, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंप्लीफाई फॉर यू, so take in that way only. It is not like that you are just putting concentrate on girlfriend and boyfriend, you don't have to do that, okay. कंबशन मैंने आपको पहले से बताया है कि बर्न करना किसी भी चीज़ को कंबशन कहलाता है। तो इनकी अपनी क्या है कि एक बेसिक मैंने आपको इसको पैराफ्रेज करके बता दिया कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। अब अपने इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसको कैसे ये रिएक्शंस होती हैं, कैसे इनको याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो अपने रिएक्शन है वो स्टडी करेंगे वो है कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन। तो इसके बारे में अपनों ने स्टडी कर ली है कि कॉम्बिनेशन या जो सिंथेसिस होता है केमिकल रिएक्शंस वो क्या होती है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट अभी तक आप समझ गए होंगे क्या होता है, फॉर्म न्यू 1 प्रोडक्ट। मैंने पहले से बताया था कि जैसे ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी, इसको अपने सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्टेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब इसको अपने देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिया नहीं है, बट आप ले सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे जो रिएक्शन करवाओगे तो वो देखिए कैसे होगी। अगर Na और Cl मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपके साथ में हो सकती है। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में मैंने आपको बताया था कि सिंपलर फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो टूट जाती है। एक कंपाउंड होता है वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इन 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इसको क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहूँ कि आपको 25 को डीकम्पोज करना है तो आप क्या करोगे, 10 + 10 + 5, तो ये हो गया डीकम्पोज, जो कि सिंपलर फॉर्म में टूट गया।
यानी ये भी 25 और ये भी 25, इसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन हो जाना। अब इसको क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी कंपाउंड कैसे टूटता है वो अपने देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब डीकम्पोजिशन कैसे होता है वाटर एंड, यहाँ पे देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन किस में टूट रहा है, सॉरी जो H2O है वो किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन में। तो ये डीकम्पोजिशन है। अब डीकम्पोजिशन भी क्या होता है कि कई तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके का ये क्या है कि कैसे ब्रेक डाउन हुआ, इसको भी अपने क्या है कि अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं टूटता है, किसी भी चीज़ की प्रेजेंस इसको चाहिए होती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस चाहिए होती है, या सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए होती है, या फिर इनके इलेक्ट्रिक करंट अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई है, या हीट इनको चाहिए होता है, तो उसके थ्रू ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए डीकम्पोजिशंस कैसे कैसे हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए हीट ऑब्जर्व होती है, उसको अपने थर्मल डीकम्पोजिशन बोला जाता है, जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसको फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन या फोटोलिसिस रिएक्शन बोला जाता है। और जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अपनों ने अभी वाटर का किया, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो हीट की प्रेजेंस में होगा उसको अपने थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा उसको फोटोलिटिक या फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होगा उसको अपने इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इनके एग्जांपल्स मैं आपको देके बता देता हूँ एक एक। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर अगर आप सोडियम क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो वो सोडियम मेटल के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये डीकम्पोजिशन हो गया है, इसका सिंपलर फॉर्म में टूट गया है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हुई, तो इसको क्या बोला अपनों ने, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको एग्जाम्पल देके ऐसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मैंने कहा था, थर्मल का मतलब हीट। यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में जो होगा वो क्या होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे ZnCO3 देखिए ZnO में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये देखिए फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखिए, यहाँ पे क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में H2O में कन्वर्ट हो जाता है और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपने फोटोलिटिक या फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन बोला जाता है। आई होप कि ये आपको याद रह जाएगा। अब अपने बात करते हैं कि सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेस का मतलब किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेना, उसको अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारे अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अब इसको डिटेल के अंदर अपने केमिकल इक्वेशन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इन अ कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में यहाँ पे A है, यहाँ पे B और C है। ये B और C एक यहाँ पे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि A ने B को रिप्लेस कर दिया और B यहाँ पे अकेला रह गया। जो गर्लफ्रेंड वाला मैंने एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे आप सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे A नाम का कोई बॉय है, B भी एक बॉय है, C उसकी गर्लफ्रेंड है। बाद में A उनको मिलता है, वो C है जो A की गर्लफ्रेंड बन जाती है और B वहाँ से चला जाता है। इसको अपने बोलते हैं कि किसी एक ने अगर डिस्प्लेसमेंट किया तो उसको सिंगल बोलेंगे और आपस में किसी दो जनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको डबल बोलेंगे। अब इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या होता है। ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल पिक्चर के थ्रू भी देके समझा दिया है ताकि आपको, ये वो बेचारा A है और ये B और C देखो कितने खुश हैं, यहाँ पे गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पे मुलाकात होती है A से। अब यहाँ पे A, अब इसमें बता देता हूँ कि कैसे ये रिप्लेसमेंट होता है। अब इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव का मतलब यहाँ पे जो A है वो काफ़ी, अगर अपने गर्लफ्रेंड वाले इसमें समझे तो A है वो काफ़ी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खिलाता है, मतलब मूवी देखने जाता है, काफ़ी एक्टिव है।
बी था, उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है, लेजी टाइप का है, घर पे ही रहता है, कहीं नहीं जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही ए से मुलाकात होती है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड सी थी वो ए से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि काफ़ी एक्टिव होता है। तो बी बेचारा अकेला रह गया, अब घर पे रहने लायक ही रह गया ये, और ये ए और सी यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये तो हुई मजाक की बात। अब इसको एक्चुअल में समझते हैं कि क्या होता है। अगर आप Zn और HCl की रिएक्ट करवाते हैं जब रिएक्शन, तो Zn क्या है, H2 को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि Zn है जिंक है, वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। अब आप बोलोगे सर कि हाइड्रोजन जिंक हमें कैसे याद रहेगा कि ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो इसकी भी मैंने आगे एक स्लाइड दी गई है, उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देगी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको अच्छे से याद रह जाएगा, और कौन कम रिएक्टिव है वो भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा। यू डू नॉट हैव टू पुट स्ट्रेस ऑन योर माइंड। ओके, तो इस तरीके से इसमें ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब अपने बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज और मेटाथीसिस। मेटाथीसिस का मतलब जिसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मेटाथीसिस बोला जाता है। अकर व्हेन द पार्ट्स ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड्स आर एक्सचेंज्ड। इसके अंदर टू आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक का मतलब प्लस माइनस के जो चार्ज होते हैं उनको बोला जाता है। मेकिंग टू न्यू कंपाउंड्स, और दोनों ही मिलकर एक नया, दो नए कंपाउंड्स बनाएंगे। मैंने कहा था सिंगल के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सिंगल, और दो लोगों के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ए और बी एक दूसरे के साथ पेयर बनाया हुआ है, सी और डी ने एक पेयर बनाया हुआ है। अल्टीमेटली दोनों के अंदर मुलाकात होती है, ए है वो डी के पास चला जाता है, सी है वो बी के पास चला जाता है। तो इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे देखिए ये आप देख सकते हो, ए ने किसकी जगह ली, यहाँ पे ए ने सी की जगह ली, और सी यहाँ पे फिर क्या बना, ए डी, और बी ने किसकी जगह ली, डी की जगह ले ली, तो बन गया सी बी। इसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द सॉल्यूशन विल फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट, देन इसको अपने समझते हैं कि कौन सी डबल। यहाँ पे देखिए कि कंबाइनिंग द सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की जब रिएक्शन होती है, किसके साथ होती है, AgNO3 सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं आपस में चेंज कर लेते हैं। इसमें पता है कि आपको Ag प्लस है और NO3 माइनस है, इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है। तो ये दोनों जब रिएक्ट एक दूसरे के साथ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, AgCl बन जाएगा, और AgCl और NaNO3 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अपने को पता चल गया, ये भी कैसे होते हैं कि इसमें भी क्या है कि मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, कैसे अपने को पता चलेगा कि ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स in order of reactivity from highest to lowest. It is used to determine the product of single displacement reaction whereby a metal A will replace another metal B in a solution if A is higher in the series. अब इस सीरीज को समझो, इस हायर जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है इसको क्या है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आप इतना ध्यान रखो, इससे इतनी पूरी डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है एक सीरीज़ के अंदर, वो अपने को कैसे पता चले। अब इसको देखिए कि आगे जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे याद रखा जाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसमें अपने पास में जो सबसे ऊपर है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे जो नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। अब अपने पास में देखिए यहाँ पे ये इतने प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट आप बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है वो बात कर लेते हैं। अपने पास में पोटेशियम है, अपने पास में सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है, इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो। कैसे याद रखोगे,
पोटेशियम का प्लीज़ बनाया इन्होंने, सोडियम का स्टॉप, कैल्शियम का कॉलिंग, मैग्नीशियम का मी, एल्यूमिनियम का ए, कार्बन का केयरलेस, जिंक का जिब्रा, आयरन का इंस्टेंट, टिन का ट्राई, लेड का लर्निंग, हाइड्रोजन का हाउ, कॉपर का कॉपर, सिल्वर का सेव्स एंड गोल्ड। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब आपको लगता है कि थोड़ा सा क्या है कि ये रिलेवेंट नहीं हो रहा, तो आप इसको एक तरीका और है, उस तरीके से भी याद कर सकते हो। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जूटी। जूटी एक वर्ड जो होता है ये मैंने बनाया है, ये एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा मस्ती में रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जूटी, इंस्टेड ट्राई लीडिंग हम्बल कंफर्टेबल सिंपल जीवन। यहाँ पे जेड का जीवन कर सकते हो, तो क्या बना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जूटी, इंस्टेड ट्राई लीडिंग, एल का लीडिंग, लीडिंग हम्बल कंफर्टेबल सिंपल जीवन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब इनके क्या है कि आप बोलोगे सर कि हम इसको सिंबल्स के थ्रू याद करना चाहते हैं, तो सिंबल इसका क्या होता है, पोटेशियम का अपने को पता है के होता है, सोडियम का अपने को पता है Na होता है, यहाँ पे कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, कार्बन का C, जिंक का Zn, आयरन का Fe, टिन का Sn, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu होता है, सिल्वर का Ag होता है और गोल्ड का Au होता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो सिंबल वाइज। कैटरीना, पोटेशियम का K से कैटरीना, सोडियम का Na, कैटरीना ने, कैल्शियम कैटरीना ने कहा, कैल्शियम का कहा, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम अब, कार्बन का अब यहाँ पे अब हो चुका है ना, एल्यूमिनियम कार्बन का यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। कैटरीना ने कहा मैं अब कहाँ जाऊँ, कब मतलब कहाँ, जिंक का मतलब जाऊँ, फिर Fe, सलमान Sn, पढ़ता Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Q, Ag अजीब, गोल्ड ऑथर Au। तो मैं अब कहाँ, कैटरीना ने कहा मैं अब कहाँ जाऊँ, फिर सलमान पढ़ता है क्यों, अजीब ऑथर। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, तो ये आपको क्या है कि याद रह जाएगी सिंबल वाइज। अब नेक्स्ट अपनी स्टडी करते हैं, ये रिएक्टिव सीरीज अपने ऑलरेडी हो चुकी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपने को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है या लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन जहाँ पे ऐड हो रही है, उसको अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कैसा है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, यहाँ से अगर इसकी निकल रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग डोनर हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो डोनेट कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो रिसीवर हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होंगे वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखो। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे करना है। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे Cu2 के मतलब यहाँ पे 2+ है, इसने क्या है कि ऑलरेडी इसके पास में डोनेट किए हुए हैं, और यहाँ पे Mg है, ये यहाँ पे रिसीव करता है तो इसके पूरे हो जाते हैं। तो रिसीव करने से क्या बनता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, और यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है
तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहाँ से हटेगा सब्सटेंसेस से, उसको रिडक्शन बोला जाता है। यानी ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे हाइड्रोजन, अब इसमें देखिए आप Cu है और H2 है, ये रिएक्ट करके CuH2O बना है। तो यहाँ पे H के साथ O ऐड हुआ तो क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ से O का जो रिमूवल हुआ है Cu से, ये क्या हुआ? रिडक्शन। ये H2O तो ऑक्सीडेशन हुआ, ये Cu का रिडक्शन हुआ। यहाँ पे भी देखिए H2S Cl, यहाँ पे H का जुड़ना, ये क्या हुआ? ये यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या हुआ? रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन हुआ इनका। और अगर यहाँ से O अपने पास में है नहीं, अगर O यहाँ से रिमूवल हो जाता तब भी क्या हो जाता? रिडक्शन हो जाता। किसी भी चीज़ में O ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। अगर ये दोनों रिएक्शंस एक ही साथ हो रही हैं तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। Those reaction in which oxidation and reduction reactions take place is called redox reaction. कोरोजन, कोरोजन का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है जंग लगना। किसी भी चीज़ आपने देखा होगा, मेनली जो कई बार क्या होता है, कोई भी आयरन होता है वो एक्सपोज होता है, बाहर सन के अंदर रखा हुआ होता है, तो पानी लगने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। The chemical reaction between a material and usually a metal in its environment, environment के अंदर ही metal के ऊपर कोई reaction होती है, that produces a deterioration, deterioration का मतलब उसको खाना स्टार्ट कर देता है, eating into, खराब कर देता है, of the material and its properties called corrosion, इसको ही corrosion बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है rusting of iron। एक टर्म आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ख़राब हो जाना, तो कोई भी चीज़ के फंफूद लग जाना या मतलब अनयूजेबल हो जाना, उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। रेंसिडिटी इज़ ए वेरी जनरल टर्म इन इट्स मोस्ट जनरल मीनिंग। इट रेफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ अ फूड, खाने का ख़राब हो जाना क्या कहलाता है? इन सच ए वे दैट इट बिकम्स अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब जो कि सेफ़ नहीं है खाना फॉर कंजप्शन। When people say that food has gone bad, what they are actually talking about rancidity। जब अपना कई बार घरों में खाना बहुत ही ज़्यादा, जैसे शाम का खाना सुबह तक रख देते हैं और उसको कहीं पे रखते नहीं है, तो वो क्या कि ख़राब होके क्या हो जाता है, बिल्कुल एकदम स्मेल आने लगती है, तो वो क्या है, रेंसिड हो जाता है। उसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। Rancidity is the process of complete or incomplete oxidation or hydrolysis of fats or oils when exposed in the air। एयर के अंदर रह जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस हो जाता है और मॉइस्चर उसके अंदर आ जाता है और बैक्टीरिया है वो डेवलप हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अनप्लीजेंट टेस्ट या स्मेल आती है उसको। अब इस रेंसिडिटी को बचाया कैसे जा सकता है? या तो आप इसको क्या है कि फ्रिज के अंदर फ्रिज करके रखो, तब उसको रेंसिडिटी को बचाया जाता है, या एंटीऑक्सीडेंट उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स और इनके अंदर क्या है कि कुछ गैसेज ऐसी भरी जाती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो हैं सेफ़ रहती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ की जा